नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है असेसमेंट प्रोसीजर। सर वही तो चल रहा है? नहीं, उसका नाम था रिटर्न ऑफ इनकम। अभी अपने असेसमेंट प्रोसीजर के दूसरे चैप्टर में जिसका नाम है असेसमेंट। ठीक, आओ साथ में आओ। पहले इसका एक समरी फ्लो बनाता हूं मैं। समरी फ्लो देखो, बोर्ड पे रहना पहले आप। रिटर्न ऑफ इनकम आपने भर दिया। ये रिटर्न ऑफ इनकम जब आप भरते हो तो हम लोग इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। तो सबसे पहले इनकम टैक्स में होता है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट को सेक्शन है 140A। इस सेक्शन में बोला हुआ है कि इनकम टैक्स में कितना टैक्स देना है ये एसएससी खुद डिसाइड करेगा। वो सबसे पहले अपनी पांचों हेड की इनकम निकालेगा, उसमें जितना डिडक्शंस क्लबिंग सेट ऑफ होना है सब वो खुद सोचेगा, क्या रिलीफ मिलना है वो खुद सोचेगा, कितना टैक्स लायबिलिटी होता है वो खुद सोचेगा, कितना डीटीए पीटीए होता है वो सब खुद सोचेगा। और सोचने के बाद खुद अपने हिसाब से टैक्स जमा करेगा और रिटर्न जमा करेगा। रिटर्न के साथ उसको कितना टैक्स देना है वो खुद डिसाइड करेगा। रिटर्न के साथ उसको कितना इंटरेस्ट देना है वो भी वो खुद डिसाइड करेगा। जितना भी उसने टैक्स वैक्स पेमेंट किया है दैट मस्ट बी पेड विद द रिटर्न। लेकिन यदि रिटर्न के साथ टैक्स नहीं भी दिया तब भी रिटर्न डिफेक्टिव या इनवैलिड नहीं माना जाएगा। क्लियर? दूसरी बात, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है असेसमेंट बाय डिपार्टमेंट। असेसमेंट बाय डिपार्टमेंट में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समरी असेसमेंट की। तो जैसे ही एसएससी रिटर्न भरेगा उसका रिटर्न कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेस होगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोसेस होगा और उसमें उसकी अर्थमेटिकल एरर एंड बोनाफाइड मिस्टेक्स निकाली जाएगी। अर्थमेटिकल एरर या अनड्यू क्लेम या कुछ और एरर्स निकाली जाएगी और निकालने के बाद उसको एक इंटीमेशन दी जाएगी कि आपने इतना टैक्स कम दिया है। और ये इंटीमेशन दी जा सकती है एट एनी टाइम विद इन, अरे लास्ट क्लास बोला था दो बातों पे ध्यान रखना, सेक्शंस एंड टाइम लिमिट, दोनों पे ध्यान नहीं दिया। विद इन 1 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। पहली बात तो पूरा बोलिए, खाली 6 मंथ्स बोलने से नहीं चलेगा। 6 मंथ्स कहाँ से? और दूसरी बात 6 मंथ्स मत बोलिए। विद इन 1 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। ठीक है, और अपने इसमें बात करेंगे। समरी असेसमेंट के बाद एक और तरह का असेसमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर असेसमेंट। रेगुलर असेसमेंट में 2 सेक्शन है, स्क्रूटनी असेसमेंट एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। वन 143। स्क्रूटनी असेसमेंट में आपको पता है आपने रिटर्न भरा है, रिटर्न भरने के बाद हमने आपसे इंफॉर्मेशन मांगी है, आप इंफॉर्मेशन देंगे, सारी बात की सुनवाई होगी एंड दोनों पार्टी को सुनने के बाद फिर फाइनली डिपार्टमेंट, दोनों पार्टी आपस में तालमेल करने के बाद फिर फाइनली डिपार्टमेंट अपना असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा। इसके पहले आपके पास एक 143(2) में नोटिस आएगी। इस नोटिस की क्या टाइम लिमिट है? 6 months from end of the 6 months from end of the financial year in which return is filed। ठीक है, और इस नोटिस आने के बाद फिर आपका एक फाइनल असेसमेंट हो जाएगा। असेसमेंट की टाइम लिमिट है 24 months from end of the assessment year। ठीक है, बीजेए में यदि आपने रिटर्न डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेशन नहीं किया तो डिपार्टमेंट आपका असेसमेंट करेगा टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट। उसमें टाइम लिमिट है 24 months फ्रॉम एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। पहले ये 21 मंथ थी। ये कोई भी असेसमेंट हुआ हो, इसके बाद डिपार्टमेंट के पास एक पावर है कि यदि उनके पास कोई मटेरियल प्रूफ है तो वो आपका इनकम स्टेपिंग असेसमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीअसेसमेंट कर सकते हैं। उसका सेक्शन है 147। उसमें भी एक नोटिस आएगी विद इन 6 years और उस नोटिस का नाम है नोटिस अंडर सेक्शन 148।
तो इस सेक्शन में हम लोग ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये एंड ये पढ़ेंगे। असेसमेंट ऑर्डर चाहे इस सेक्शन में आए, इस सेक्शन में आए या इस सेक्शन में आए, यदि उसमें कुछ मिस्टेक्स रह गई तो रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स करने का डिपार्टमेंट के पास पावर है। यार कुछ प्राइमा फेसी मिस्टेक रह गई, 3 + 4 6 लिख दिया है, तो रेक्टिफाई नहीं कर सकता क्या? वो रेक्टिफिकेशन की टाइम लिमिट है 4 ईयर्स और वो रेक्टिफिकेशन होता है 154 में। ठीक है, तो मैं इंडेक्स बनाते समय भी प्राइमरीली सब बोलते जा रहा हूँ, टाइम लिमिट बोलते जा रहा हूँ, ताकि आप बार बार टाइम लिमिट सुनो। वो 17-18 बार सुनते सुनते याद हो जाता है, सेक्शंस एंड टाइम लिमिट। इस चैप्टर में सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें सेक्शंस याद होने चाहिए एंड टाइम लिमिट याद होने चाहिए। स्टूडेंट्स पूछते हैं सेक्शन याद करना मैंडेटरी है क्या? अभी तक एक ही आंसर था, नो। अब आंसर है यस, इस चैप्टर में मैंडेटरी है। ठीक है, नो सेक्शंस नो नॉलेज इस सेक्शन में, इस चैप्टर में। इस बीच में जब आपने ये और ये पढ़ेंगे, इस बीच में एक पावर ऑफ असेसिंग ऑफिसर टॉपिक और आएगा, और उसमें बोला हुआ है कि 142 में असेसिंग ऑफिसर आपको नोटिस देके आपसे रिटर्न भरवा सकता है। 142(1)(2) में वो आपको नोटिस देके आपसे इंफॉर्मेशन मांग सकता है। 141(3) में, 142(1) क्लॉज 3 में वो आपके बारे में इंक्वायरी कर सकता है। 142(2)(a) में वो आपकी ऑडिट करवा सकता है। 142(a) में वो वैल्यूएशन ऑफिसर को आपको रेफर कर सकता है। तो ये पावर ऑफ असेसिंग ऑफिसर हम लोग इस चैप्टर में और पढ़ेंगे, जो अलग से ही लगेंगे, जो असेसमेंट के फ्लो में नहीं है। यस, ना तो वो ये असेसमेंट है ना वो असेसमेंट है, लेकिन ये साथ साथ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो दिस इज द समरी इंडेक्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक, क्लिक लीजिए आप। हुआ? ओके, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या था। आप लोग लिख रहे हो, आप लोग तो क्लिक कर रहे हो। यहाँ तक हुआ? ओके, अब इसी चीज को हम लोग फिर से पढ़ेंगे, फिर से एक समरी इंडेक्स बनाएंगे। देखो क्या हो रहा है। यह है हमारा एसएससी, आराम से देखना। हाँ, या तो ये रिटर्न भरेगा या फिर रिटर्न नहीं भरेगा, दो में से एक ही बात होगी। हाँ, तो सपोज उसने रिटर्न भर दिया, रिटर्न फाइल्ड, या फिर हो सकता है उसने रिटर्न नहीं भरा, रिटर्न नॉट फाइल्ड। अपने एसएससी का नाम रख लेते हैं चेतन सिकारिया। तो आपको पता है चेतन सिकारिया या तो रिटर्न भरेगा या फिर नहीं भरेगा। यदि उसने रिटर्न भर दिया तो ये श्योर है उसका 143(1) होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी का 143(1) ना हो, यानी समरी असेसमेंट तो होगा, क्योंकि या तो आप रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली भरेंगे और या फिर मैनुअल भरेंगे। मैनुअल भरेगा तो डिपार्टमेंट उसको मैकेनाइज करेगा, और जैसे ही कंप्यूटर में डेटा जाएगा अपने आप ही रिटर्न, अपने आप ही 143(1) हो जाएगा। तो 143(1) तो होगा ही होगा। रिटर्न आपने नहीं भरा तो हो सकता है आपके पास 142(1)(1) की नोटिस आ जाए। किस बात की नोटिस? भैया रिटर्न भरो।
तो हो सकता है उसके बाद आप रिटर्न भर दो। लिंक हो दे आप। हाँ, हो सकता है नोटिस नहीं भी आए, नो नोटिस रिसीव्ड, क्योंकि ये नोटिस देना डिपार्टमेंट की ड्यूटी नहीं है। डिपार्टमेंट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। हो सकता है ये नोटिस आने के बाद भी आपने रिटर्न नहीं भरा, नो रिटर्न फाइल। चेतन सितलारिया तक कोई भरोसा है? डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया वाला दिया। ठीक है, तो यदि आपके पास 142(1) की नोटिस आ गई, आपने रिटर्न भर दिया, तो आप इस दंडा में आ गए, और नहीं तो आपकी जमानत चल रही है। अब आपने रिटर्न नहीं भरा तो यह बात तय है कि आपका बीजे होगा, कोई उपाय नहीं हमारे पास। अब यदि आपने रिटर्न नहीं भरा तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना। आप अवज्ञा कर रहे हो सर, अवज्ञा मतलब आप अवहेलना कर रहे हो, यू आर नॉट फॉलोइंग आवर इंस्ट्रक्शंस, तो हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं बचा, विल गो फॉर बीजे। यहां तक क्लियर? आपने रिटर्न भर दिया, रिटर्न भरने के बाद आपके पास 142(2) की नोटिस आ सकती है, 142(1) की नोटिस आ सकती है कि भैया जी ये इंफॉर्मेशन दीजिए, ये इंफॉर्मेशन दीजिए, आ सकती है। 142(2)(A) का डायरेक्शंस आ सकता है, ऑडिट कराइए, आ सकता है। या तो आप उनकी रिस्पॉन्डेड, या फिर आप उसे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। यदि आप इन्हें रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो भी आप कौन से में जाएंगे? बीजे में जाएंगे, खत्म। यदि आपने रिस्पॉन्ड कर दिया तो ठीक है, आपका काम चल रहा है। इसके बाद हो सकता है कुछ ना हो, एंड, और हो सकता है इसके बाद 143(2) की नोटिस आ जाए। इसको क्या बोलते हैं? स्क्रूटनी। 143(2) की नोटिस आने के बाद आपका स्क्रूटनी असेसमेंट होगा। लेकिन 143(2) में भी तो यही हो सकता है ना, नोटिस आई तो क्या हुआ, चेतन से कार्य है, रिस्पॉन्ड कर भी सकता है, नॉट रिस्पॉन्डेड। यदि नॉट रिस्पॉन्डेड तो फिर डिपार्टमेंट के पास कोई ऑप्शंस नहीं बचेगा, डिपार्टमेंट को जाना पड़ेगा बीजे में। तो बीजे कब कब होता है? जब आप रिटर्न नहीं भरते, जब आपको 142(1) की नोटिस दी गई बट नॉट रिस्पॉन्डेड, जब आपको 142(1), 2, 3, 142(2)(A) की नोटिस दी गई, नॉट रिस्पॉन्डेड, 143(2) की नोटिस दी गई, नॉट रिस्पॉन्डेड, तो बीजे होता है। यदि आपने 143(2) की नोटिस दे दी, कोऑपरेट शुरू कर दिया, तो स्क्रूटनी शुरू हो गई, स्क्रूटनी डन। स्क्रूटनी डन, बीजे डन या नथिंग डन, इन तीनों के बाद भी डिपार्टमेंट को यदि कुछ मिला आपके अगेंस्ट में मटेरियल प्रूफ, तो डिपार्टमेंट आपका कर सकता है इनकम स्टेपिंग असेसमेंट अंडर सेक्शन 147। ठीक है, अच्छा चार्ट है, इसे फ्लो बैठ गया आपका, कॉपी मार दीजिए। एक ही चीज़ बार, कॉपी नहीं, पिक, बार बार आपको वही हम लोग सेक्शंस याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैमरा में बैठे हुए कोई काम नहीं आएंगे, सबको लिख लेना। हाँ ठीक है, एपी तो एकदम ठूस ठूस के पढ़ो, रिटर्न चैप्टर भी आपने ऑलमोस्ट ठूस के पढ़ा है, असेसमेंट तो बहुत ही ठूस के पढ़ो आप। तो आपने 1 या 2 पेज छोड़ दिए जिसमें आप ये 2 चार्ट कॉपी करेंगे, ठीक। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है 140A।
नाम हो गया सेल्फ असेसमेंट। बकवास सेक्शन ने आज तक एग्जाम में नहीं पूछा, ठीक है। बोलो तो पढ़ाऊं, बोलो तो पढ़ाऊं ही नहीं। सब पढ़ा तो दीजिए, फीस लिया आप, अच्छा तो पढ़ा देता हम, लेकिन कोई काम का नहीं है, ठीक है। 6 बातें जिनके बताऊंगा वो सब बातें आपको पता है, सिर्फ एक बात आपको नहीं पता है, वो मैं कॉपी में भी लिखवा दूंगा। पहला, एज पर सेक्शन 140A, SSC is responsible to determine his income, determine his tax liability, and pay the tax together with the return. Sentence number 2. However, if the tax is not paid with the return, then the return will not be treated as defective return. वही amendment वाला बात। तीसरा, if any interest or penalty is payable, then that interest or penalty must be paid with the return. ये भी आपको पहले से पता था। If an SSC is unable to pay the tax shown in the return, if an SSC has not paid the tax liability shown in the return, then he will be treated as SSC in default and liable to interest at the rate 1% per month and penalty, बताओ कितना, कोई बात नहीं, मैं दोबारा जब पूछूं तो आप जवाब दे देना। हाँ, पेनल्टी टू द मैक्सिमम ऑफ टैक्स इन एरियर, यानी जितने का टैक्स देना है उतने की ही पेनल्टी लग सकती है। जैसे सपोज आपने 4 लाख का टैक्स नहीं दिया तो कुछ भी पेनल्टी लग सकती है, 4 लाख तक की लग सकती है। सर हम तो सुना था 100% to 300%, वो तो तब लगता है जब इनकम स्केप करते हैं, तो ये तो इनकम स्केपिंग असेसमेंट नहीं हो रहा है। मैंने तो अपनी इनकम बताई थी, मुझे इतना देना है, मैं दे नहीं पा रहा हूँ, तो दे नहीं पा रहा हूँ इसलिए मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी। रिटर्न वैलिड है, रिटर्न वैलिड है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा और आप टैक्स नहीं दे पाए इसलिए उतने ही की पेनल्टी खाएंगे आप। हाँ 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 हाँ, जब उनसे पूछा ना, हाँ तो ये सोचा कौन सी बात का हाँ, फिर ऐसे 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 करने दिया। यदि एसएससी को टैक्स भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है, सपोज उसको टैक्स देना है 2 लाख रुपया, इंटरेस्ट देना है 20,000 रुपया, एंड ही पेड लेस अमाउंट, ही पेड ओनली 50,000, तो बताइए 50,000 क्या माना जाएगा, टैक्स दे दिया कि इंटरेस्ट दे दिया? If an SSC is liable to pay tax and interest both, and he paid lesser amount, then the amount so paid will be adjusted with come louder. If an SSC pays lesser amount, then the first interest shall be adjusted, thereafter tax shall be adjusted. तब तक लगता रहेगा, तभी तो आपका इंटरेस्ट एडजस्ट कर दिया और तुम्हारा टैक्स अभी भी एरियर है, तो तुम्हारा टैक्स में अभी भी इंटरेस्ट लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, और तुम्हारे ऊपर पेनल्टी भी लगेगी 1,70,000 की। और यदि इस 50,000 से इससे एडजस्ट कर दूंगा तब तो तुम टैक्स इन एरियर 1,50,000 के हो गए। हाँ, तो ये मैटर इंपॉर्टेंट है, पहले क्या एडजस्ट होगा, पहले इंटरेस्ट एडजस्ट होगा फिर टैक्स एडजस्ट होगा। तो एग्जाम में ये बात आपसे हो सकता है पूछ ले, और तो इसमें कुछ भी दम नहीं है, ठीक है। तो सर आप थोड़े से में लिखा दीजिए हम लोग को, लो लिख लो। अंडर दिस सेक्शन एसएससी हिमसेल्फ डिटरमाइन हिज टैक्स लायबिलिटी, फिर से बोलूंगा, अंडर दिस सेक्शन एसएससी हिमसेल्फ डिटरमाइंस हिज SSC himself determines his income and tax liability. If he has not paid the tax as shown in the return, point number 2, हाँ, point number 2, पूरे एपी में सेंटेंस वाइज पैरा चेंज करिए, क्योंकि पूरे एपी में एक एक सेंटेंस अपने आप में 3 नंबर का क्वेश्चन है।
हो गया. If SSC has not paid tax as shown in return, if SSC has not paid tax as shown in return, then he will be treated as SSC in default. He will be treated as SSC in default. He will be treated as SSC in default and liable to interest at the rate 1% per month and penalty. बताओ कितना? And penalty up to tax in arrear. Up to tax in arrear. Next. Point number 3. If SSC pays lesser amount, then first, interest shall be adjusted, then tax shall be adjusted. If SSC pays lesser amount, then first, interest shall be adjusted, then tax shall be adjusted. खत्म. 140A में इस 3 के अलावा आप कुछ मत पढ़ना, बकवास सेक्शन है. आइए पैरा चेंज. 143(1) पहले एक हेडर लिख दीजिए, असेसमेंट बाय डिपार्टमेंट. असेसमेंट बाय डिपार्टमेंट. फिर एक हेडर लिख दीजिए, समरी असेसमेंट. सेक्शन 143(1). सेक्शन 143(1). ओके, ये काम का सेक्शन है सर, बहुत काम का सेक्शन है. पहले एक बात दिमाग में फंडामेंटल बात बैठा लो, उसके बाद वो बात बताऊंगा जो एग्जाम में पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा. पहले फंडामेंटल बात वो है कि आपने रिटर्न भरा, आपका रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस हुआ और आपके रिटर्न में जितने भी अनड्यू बातें हैं एकदम साफ साफ बेवकूफ़ी है. साफ साफ बेवकूफ़ी जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शंस हाउस प्रॉपर्टी में 50% क्लेम कर लिया. अरे मूर्ख, ये क्या किया? ATC क्लेम कर लिया 2.5 लाख. क्या कर रहा है भाई? डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे क्लेम कर लिया 20%. तो जो देखने से मिस्टेक्स है वो वाली मिस्टेक्स कंप्यूटर रेक्टिफाई करेगा. लास्ट ईयर का रिटर्न टाइमली नहीं भरा था, कैरी फॉरवर्ड क्लेम कर लिया. तो ऐसी मिस्टेक जो एकदम एपरेंट है वो मिस्टेक्स रेक्टिफाई करके कंप्यूटर अपने आप एक प्रोसेसिंग करेगा और आपकी टैक्स लायबिलिटी निकालेगा. टैक्स लायबिलिटी या तो बढ़ेगी या फिर घटेगी. अच्छा, इस साल इसमें भयंकर अमेंडमेंट आया, सुन के एकदम डर गया, एकदम कलेजा बैठ गया हम लोग का. तुम्हें फील होगा जब तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा कि 26 AS में जो इनकम दिखाई हुई है वो इनकम यदि आपने इसमें नहीं दिखाई तो वो एडजस्टमेंट कर देगा. 26 AS में, 26 AS मतलब समझ में आता है, TDS. तो TDS आपका कटा है तो 26 AS में तो डिटेल आ गई ना. तो TDS कटा है मतलब इनकम भी आ गई, वो तो दोनों बात बताता है. 40,000 का TDS कटा है, 4 लाख की इनकम है, तो 4 लाख की इनकम यदि उसमें दिखाई हुई है तो एडजस्ट कर देगा. तो आपकी इनकम में बढ़ा के बता देगा भैया आपका इतना टैक्स और बनता है. बड़ा खतरनाक प्रोविजन है. मैं समझाऊँ कैसे? मेरे साथ हुआ, मैं तुम्हें समझाता हूँ. मैं उस समय SSCI में था, सराफ सर के साथ था. तो उस समय मेरा पेमेंट आ रहा था, जा रहा था, पेमेंट आ रहा था, जा रहा था. कौन ध्यान दे कि कितना 26 AS में आया नहीं आया? वहाँ पे तो एक ही मीटिंग होती है, काम धंधा पानी कैसे बढ़े. पैसा आया गया, ठीक है. लास्ट में मैंने देखा कि मेरे को पेमेंट आया X अमाउंट और TDS कट गया ज़्यादा. मैंने बोला क्या कि ये TDS इतना कैसे कट गया? ओहो, अगले बिल से एडजस्ट कर दूंगा. मतलब अगले बिल से एडजस्ट कर देंगे वो तो ठीक है, TDS आप जो ज़्यादा काट दिए वो तो मेरा वहाँ पे आ जाएगा.
अब सपोज आपने मुझे पेमेंट किया 15 लाख रुपए का, आपको TDS काटना चाहिए था 1.5 लाख रुपया, आप अलग अलग बार पेमेंट किए तो आपने एक ही पेमेंट को 2 बार जोड़ लिया, ठीक है, हो सकता है स्टाफ मिस्टेक किया, तो 15 लाख की जगह आपने 18 लाख पे TDS काट दिया, आपने 1,80,000 रुपया गवर्नमेंट को जमा कर दिया। तो मैंने बोला 1.5 लाख काटना चाहिए था, आपने 1,80,000 काट दिया। ओ हाँ हाँ मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगले बिल से एडजस्ट कर देंगे। तो ठीक है, पार्टी तो ऐसे ही बोलेगा रेट। इनकम वाले, इनकम टैक्स वाले बोलेंगे आपके 18 लाख की इनकम है, तो मैं एकदम भीतर ही भीतर रेडी हूँ कि सर यदि पेमेंट किया तो चेक से करेगा ना पार्टी, 3 लाख का पेमेंट कोई कैश से थोड़ी करेगा, तो देख लीजिए मेरा पासबुक में कितना आया है। तो आई वॉज मेंटली रेडी, ये 15 लाख की इनकम दिखा देंगे जितना चेक से आया है, TDS में स्टेट से भी तो कर सकता है। इस साल ये लोग अमेंडमेंट लाते बोलते हैं जितना तुम्हारा 26 ईयर्स में कट गया ना, उतनी हम तुम्हारी 143(1) में ही असेसमेंट कर देंगे। जब प्रैक्टिकली फील किया तो तुम्हें रियलाइज हुआ ये तो बड़ा पेनिक है, सामने वाला पार्टी TDS कम काटता नहीं है, वो सेफ साइड में रखने में बेसी काट देता है, उसको लगता है बेसी भी काट दिया तो क्या हुआ, अगले बिल में एडजस्ट कर देंगे, तो वो तो सेफ साइड है, फंसेंगे आप। वो इनकम बेसी दिखा दिया और मैं उधर हर तरफ से मर गया। मैंने बोला इनकम टैक्स तो मैं फिर भी संभाल लूंगा, ये सर्विस टैक्स वाले बोलेंगे 15% और दीजिए, तो मैं ये कहां से दिखाऊंगा। तो ऐसा जिनके साथ टैक्स होता है उनके साथ हमेशा झमेला रहता है, ये सब क्या हो रहा है, आप अकाउंटेंसी उल्टा पुल्टा करेंगे तो हम तो मर जाएगा। तो ये इस साल का बड़ा अमेंडमेंट आ गया कि 26 ईयर्स में जो इनकम दिखाई हुई है वो इनकम यदि आपने रिटर्न में नहीं दिखाई तो वो भी हम ऐड कर देंगे टटाक। तो ये बड़ा अमेंडमेंट है। एनी हाउ वो लोग प्राइमा फेसी मिस्टेक्स रेक्टिफाई करके मेरी इनकम रिकम्प्यूट करेंगे, या तो मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। घटेगी तो बोलते हैं रिफंड आ जाएगा, कब आएगा ये नहीं बोलते, लेकिन इंटीमेशन कब तक आ जाएगी ये बोलते हैं। इंटीमेशन विल बी इशूड विद इन 1 year फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न वॉज फाइल्ड। खत्म। ये इंटीमेशन तो उन्होंने बोल दिया दिस शुड बी ट्रीटेड एज डिमांड नोटिस। सर ये क्या वर्ड बोला आपने, डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 156। डिमांड नोटिस का कंसिक्वेंस ये है कि यदि डिपार्टमेंट ने आपको डिमांड नोटिस दे दिया और आप उसकी अवहेलना किए, यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड टू इट, तो डिमांड नोटिस आने के 30 दिन के अंदर टैक्स जमा करना रहता है। नहीं जमा किए तो 1% पर मंथ इंटरेस्ट और उतने का ही एरियर का पेनल्टी, और आप माने जाएंगे एसएससी इन डिफॉल्ट। तो उन्होंने लिख दिया कि ये जो इंटीमेशन आई है अंडर सेक्शन 143(1) इसको आप डिमांड नोटिस ही समझिए, अलग से फिर डिमांड नोटिस नहीं आएगी। आपको इतना टैक्स और देना है, उसकी इंटीमेशन आ गई, दिस शुड बी कंस्ट्रूड एज डिमांड नोटिस। अब यदि इसको अपने पॉइंट में बोले कि हमने कितनी बातें सुनी, तो पहली बात, दिस इज नॉट अ रेगुलर असेसमेंट, दिस इज अ समरी असेसमेंट। अंडर दिस सेक्शन द डेटा इज प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिकली and through software an adjustment is made for undue claim, for arithmetical error, etc., etc. After these adjustment, if the tax liability alters, then the tax liability may increase or decrease. If it decreases, then you will be given a refund, and if tax liability increases, then you will be given an intimation. This intimation can be issued at any time within 1 year from end of the financial year in which return was filed. This intimation cannot be treated as assessment. पहले बता चुका है. This intimation must be treated as demand notice. Hence, if the tax is not paid as shown in the intimation within 30 days, then assessee will be liable to pay interest at the rate 1% per month, and he will be treated as assessee in default, liable to penalty up to टैक्स इन एरियर। 7 बातें इसकी जनरल बातें हैं। एग्जाम में कुछ और भी पूछ सकता है, एग्जाम में क्या पूछेगा वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इतना लिखिए। सर ये 7 बातें याद करनी पड़ेगी ना, एक लाइन भी नहीं छोड़ सकते आप, तो 7 बातें आप पॉइंट चेंज करके लिखिएगा। पहली बात, दिस इज नॉट अ रेगुलर असेसमेंट। This is not a regular assessment. दूसरी बात, under this section,
The data furnished by SSC is processed through computer software to correct arithmetical mistakes, undue claim, etc. Point number 3. Following adjustment can be made. एग्जाम में ये आएगा, एग्जाम में ये आएगा. Following adjustment can be made. Following adjustment can be made. Number 1. अर्थमेटिकल एरर आपको पता है, आपकी जोड़ में भूल हो तो ये लोग ठीक कर देंगे. नेक्स्ट, इनकरेक्ट क्लेम, मतलब वही एटीसी में 2.5 लाख. इनकरेक्ट क्लेम, disallowance of losses, disallowance of losses claimed if the return for the year filed belated, if return for the year is not filed in time. Disallowance of deductions. पॉइंट नंबर नेक्स्ट. हाँ, डिसअलावेंस ऑफ, अभी मैंने क्या बोला था, डिसअलावेंस ऑफ लॉसेस. अब मैं बोल रहा हूँ डिसअलावेंस ऑफ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 10AA, ATIA, IB, IC, ID, IE. डिसअलावेंस ऑफ डिडक्शंस, आपको पता, आप लिखो ना. डिसअलावेंस ऑफ डिडक्शंस इफ अंडर सेक्शन 10AA, ATIA, IB, IC, ID, IE. लिख लिया. इफ रिटर्न इज नॉट टाइमली फाइल्ड, आपको पता है ये सारे सेक्शंस में डिडक्शंस तभी मिलता है जब रिटर्न टाइमली भरते हैं. तो आपने एक तो रिटर्न लेट भरा है, ऊपर से सारे सेक्शंस तो आप डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं. प्राइमा फेसी एरर रेक्टिफाई कर देगा. ठीक. नेक्स्ट, डिसअलावेंस ऑफ एक्सपेंडिचर. डिसअलावेंस ऑफ एक्सपेंडिचर. अच्छा, मैंने पहले क्या बोला था, डिसअलावेंस ऑफ लॉसेस, फिर मैंने बोला डिसअलावेंस ऑफ डिडक्शंस, अभी मैं बोल रहा हूँ डिसअलावेंस ऑफ एक्सपेंडिचर. बताओ कौन सा एक्सपेंडिचर डिसअलावेंस कर देगा वो अपने आप, जो आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने पॉइंट आउट किया है. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई. जो आपके टैक्स ऑडिटर ने पॉइंट आउट किया है कि ये सब एक्सपेंडिचर डिसअलाउड है, वो अपने आप ही रेक्टिफाई कर देगा कि ऑडिटर बोला है मतलब डिसअलाउड. आपका ऑडिटर बोल रहा है ना ये तो डिसअलाउड, तो ये प्राइमा फेसी डिसअलाउड है. अब बात ये आप स्क्रूटनी में बात करिए, जाइए. अभी डिसअलाउड, ठीक है. डिसअलावेंस ऑफ एक्सपेंडिचर विच हैव बीन, disallowance of expenditure which have been indicated in the audit report, which have been indicated in the audit report. ठीक है. नेक्स्ट, एडिशन ऑफ इनकम. एडिशन ऑफ इनकम as shown in form 16, 16A, 26AS. Addition of income as shown in form 16, 16A, 16A, आपको पता है ये सैलरी से रिलेटेड है, एंड 26AS. If not considered in return, if not considered in return, तो आपके 26AS में वो इनकम दिखाई भी आप नहीं करेंगे तो वो काट टूट देगा, ऐड कर देगा आपकी इनकम में. ठीक है, क्लियर. ये जो आपने 6 पॉइंट या 5 पॉइंट लिखे, कितने पॉइंट है ये? 6 पॉइंट. ये एग्जाम में छपेगा, यदि सेक्शन में कुछ आया तो ये छपेगा. नेक्स्ट, पैरा चेंज.
आपने पहला पॉइंट लिखा दिस इज़ नॉट अ रेगुलर असेसमेंट, दूसरे पॉइंट में आपने लिखा ये कंप्यूटराइज होता है, तीसरे पॉइंट में आपने लिखा इसमें ये सब एडजस्ट होते हैं। ठीक है, याद करना बहुत आसान है। अर्थमेटिकल मिस्टेक याद हो जाता है, अनड्यू क्लेम याद हो जाता है, और उसके बाद लॉस, एक्सपेंडिचर, डिडक्शंस, इनकम, 4 ही बातें। नेक्स्ट, आफ्टर above adjustment, if tax liability reduces, after above adjustment, if next point number 3 या 4, after above adjustment, if tax liability reduces, a refund shall be granted. A refund shall be granted. Next, okay, and if tax liability increases, same point, and if tax liability increases, an intimation shall be issued. नेक्स्ट, तो हम लोग ये सब एडजस्टमेंट कर देंगे। एडजस्टमेंट से या तो आपका टैक्स बढ़ेगा या फिर घटेगा, घटेगा तो रिफंड, बढ़ेगा तो इंटीमेशन। एक रिलैक्सिंग पॉइंट है कि ये सब एडजस्टमेंट करने के पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, और आपको एक टाइम दी जाएगी कि भाई हम लोग ये करने जा रहे हैं, जो बोलना है बोल दीजिए, और उसकी टाइम लिमिट है 30 डेज। 30 डेज के अंदर यदि आपका कोई जवाब नहीं आया तो बस खत्म, तो फिर वो लोग ऐड करके आपको इंटीमेशन दे देंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये इंटीमेशन बड़ी खतरनाक है। दिस इंटीमेशन इज इक्वल टू डिमांड नोटिस। तो डिमांड नोटिस आ गया मतलब तो टैक्स देना पड़ेगा ना, फिर तो हम अपील में चला जाएगा, हम कहाँ जाएगा फिर। इसलिए इसमें कोई भी एडजस्टमेंट करने के पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, और 30 दिन के अंदर यदि आपने उसके रिस्पॉन्ड नहीं किया तो फिर एडिशन हो जाएगा। लिख लीजिए पॉइंट नंबर 4, बिफोर मेकिंग above adjustment, an opportunity shall be provided to SEC. An opportunity shall be provided to SEC to explain and rectify the same. To explain or rectify the same within 30 days. Underline this 30 days, बहुत vital है ये। Rectify the same within 30 days of issuance of such intimation. Within 30 days of issuance of such intimation. To rectify or to explain and rectify the same within 30 days of issuance of such intimation, and such response shall be considered. Such response shall be considered for making adjustment. Such response shall be considered for before making adjustment. Such response shall be considered before making such adjustment. ठीक है, ये लोग बोल नहीं रहे ये सब क्या आएगा, ये मैं तुम्हें बताऊं कैसे आएगा। आपने रिटर्न भर दिया, रिटर्न में आपका मेल आईडी होना मैंडेटरी है। आज की डेट में हर एसएससी का पैन होना मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है और मेल आईडी मैंडेटरी है। तो आपके मेल पे ही इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि भई आपने रिटर्न भरा है, आपने ये क्लेम किया और ये रॉन्ग है। मेल से आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, जाना नहीं पड़ेगा, मेल से रिस्पॉन्ड कर दीजिए। दरकार पड़ेगी बुला लेंगे आपको, नहीं बुलाएंगे तो मेल में क्वेश्चन आया मेल में ही जवाब दे दीजिए, खत्म। आपके रिस्पॉन्ड को लोग कंसिडर करके फिर वो लोग एडजस्टमेंट करेंगे। तो सर इसमें बोलने की क्या बात है कंसिडर करेंगे? अरे डिपार्टमेंट को तुम नहीं जानता है,
बोलो एक ही बात बोलेगा, ओइटा तो कंप्यूटर करे ना, अमी तो करे ना, तो उसको पढ़ाना पड़ता है। देख यहाँ पे लिखा हुआ है, यू नीड टू कंसिडर द रिस्पॉन्स। तो दे विल कंसिडर द रिस्पॉन्स और इसके बाद वो लोग फाइनली इंटीमेशन जनरेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द इंटीमेशन मस्ट बी सेंट विद इन 1 year फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज मेड। क्या? द इंटीमेशन shall be sent, प्लीज इसको फिर से क्लियर करो, क्या लिखा मैंने बताया, वापस से बोलिए। The intimation must be sent within, underline sent, the intimation must be sent within 1 year from end of the financial year, within 1 year from end of the financial year, within 1 year from end of the financial year in which a return is filed. Stop. The intimation must be treated as demand notice. The intimation must be treated as demand notice. Next. The intimation must be treated as demand notice. Next. If tax is not paid within 30 days, then if tax is not paid within 30 days, then SSC will be treated as SSC in default. उसके बाद आपको पता है, जब भी आप SSC in default है तो आपको ऊपर इतने की ही पेनल्टी लगेगी जितने का टैक्स इन एरियर है। SSC will be treated as SSC in default and liable to penalty up to tax in arrear. Liable to a penalty up to tax in arrear. Stop. Para change. Next point. अच्छा, इसमें बताओ, वो बोल रहे हैं होना चाहिए, हम बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए, वो अपना एक पॉइंट बोल रहे हैं, मेरे पास 3 पॉइंट बोल रहे हैं, तो ऐसा तो हो ही जाएगा ना, डिबेट। तो डिबेटेबल मैटर एडजस्ट होगा क्या नहीं होगा? डिबेटेबल मैटर एडजस्ट होगा कि नहीं होगा? जैसे मेरे वाले केस में देख लो ना, मेरा TDCN वो 26 CS बोल रहा है कि 18 लाख, मैं अपने पासबुक ले आया सारी की सारी, उसमें दिखा दिया 15 लाख। अब देख लीजिए, वो 3 लाख रुपया कैश में थोड़ी दे दिया सामने वाला पार्टी। सोचने का बात है, वो भी बिजनेसमैन है, उसको भी तो डिसअलाउंस थोड़ी कर रहा है, भूल से कर दिया होगा। तो डिबेटेबल है, उनके पास 26 CS है तो मेरे पास चेकबुक है, पासबुक है, तो ये डिबेटेबल एरर रेक्टिफाई होगा क्या? लॉ क्या बोलता है? वो तो करेंगे, उनको छोड़ो, लॉ क्या बोलता है? एंड आंसर इज नो। इसमें 143(1) का करेक्टर ही है समरी असेसमेंट। समरी मतलब ऊपर से देखा, जो जो गड़बड़ मिला ठीक कर दिया। तो जहां जहां भीतर घुसने की बात है वहां वाले लोग नहीं घुसेंगे, भीतर घुसने की बात है स्क्रूटनी में बुला लेंगे। तभी तो दुख होता है ना, या तो मान जाओ नहीं तो स्क्रूटनी में बुला लेंगे, या तो जो दिया शांति से मान जाओ, नहीं तो फिर बोलेंगे अच्छा ठीक है, ताहले तो फाइल करके स्क्रूटनी तो नहीं तो हो गए, अब तो मर जाएंगे, अब स्क्रूटनी में तो 10 बात और पूछेगा, ये प्रॉब्लम है। तो क्या यहाँ पे डिबेटेबल मैटर रेक्टिफाई हो सकता है? नहीं होगा। देख लो, डिबेटेबल इशू कैन नॉट बी एडजस्टेड अंडर सेक्शन 143(1). Debatable issue cannot be adjusted under section 143(1). CIT versus Haryana Telecom Limited. CIT versus Haryana Telecom Limited. Okay. सर एक बात बताइए, आपने जो पहला चार्ट बनाया था उसको छोड़िए, दूसरा जो चार्ट बनाया था उसमें आपने बोला कि रिटर्न भरा है तो 143(1) होगा ही होगा, ठीक ना? रिटर्न भरा है तो 143(1) होगा ही होगा। तो ये मतलब तय हुआ कि इंटीमेशन आएगी? नहीं, नहीं।
रिटर्न आपने भरा है मतलब 143(1) होगा ये सही है, लेकिन इंटीमेशन आएगी ये सही नहीं है। इंटीमेशन तभी आएगी जब कुछ मिस्टेक्स निकला है, टैक्स लायबिलिटी बढ़ी है, तभी आपके पास इंटीमेशन आएगी। तो सर सपोज करिए मैंने रिटर्न भर दिया, मेरे पास इंटीमेशन नहीं आई, तो मेरे पास क्या प्रूफ है कि 143(1) हो गया? आंसर इज, यदि कुछ नहीं आया तो टाइम लिमिट बीतते ही हो गया। ठीक है, ये बात लिखाऊं नहीं, हाँ क्लियर है। यदि आपके पास कोई इंटीमेशन नहीं आई तो जो आपने रिटर्न भरते समय आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट आया था, वो एक्नॉलेजमेंट इज द प्रूफ ऑफ 143(1). एक्नॉलेजमेंट तो हर में ही आएगा। जब आप रिटर्न भरेंगे तो जो एक्नॉलेजमेंट आएगा आपके पास, वो एक्नॉलेजमेंट विल बी ट्रीटेड एज प्रूफ ऑफ 143(1). तो यदि आपके पास इंटीमेशन नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरा 143(1) नहीं हो रहा है, वो तो हो गया यार, वो तो इम्प्लाइड है। ठीक है, ये मैंने नहीं लिखाया, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़े, पैरा चेंज 143(2) नया हेडर 143(2) एंड 143(3) दोनों एक साथ है। सेक्शन का नाम क्या है? स्क्रूटनी असेसमेंट। स्क्रूटनी असेसमेंट। जिनका भी रिटर्न फाइल हुआ है उनका स्क्रूटनी हो सकता है, और जिन्होंने रिटर्न ही नहीं भरा उसका स्क्रूटनी कहां से होगा? क्योंकि स्क्रूटनी में तो हम लोग पूछते ही यही है कि आपने जो रिटर्न में बताया है उसको सब्सटैंशिएट करिए। उसको सब्सटैंशिएट करिए मतलब बताइए कि आपने ये सेल कहाँ से आई, ये ट्यूशन फी कहाँ से आई, या इंटरेस्ट कहाँ से आया। सब्सटैंशिएट करिए, एडवर्टीजमेंट इतना कहाँ से हुआ। तो जब आपने रिटर्न ही नहीं भरा तो हम स्क्रूटनी क्या चीज़ की करें भाई? अरे भाई ब्लड देके जाएगा तब तो टेस्टिंग करेंगे, है ना। तो 143(3) उसी का होगा जिसने रिटर्न भरा है। नो रिटर्न फाइल्ड, नो 143(3), तो बीजे। रिटर्न नहीं भरा तो बीजे, और क्या है। 143(3) का फर्स्ट स्टेप क्या है? दो पहला सेंटेंस क्या है? इफ द असेसिंग ऑफिसर विश टू इंश्योर हिमसेल्फ दैट इनकम इज नॉट अंडरसोन, losses have not been oversown, taxes have not been underpaid, then he will issue a notice under section 143(2) asking such information documents as he deems fit on such date as specified in the notice. Clear? आपको आना है, ये पेपर लेके आना है, ये इंफॉर्मेशन लेके आना है, इस दिन आना है, इस समय आना है, इस असिस्टेंट ऑफिसर से मिलना है, सब उसमें दिया रहेगा। ठीक है, पर्सनली आओ या रिप्रेजेंटेटिव के साथ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप आओ या पांडे जी को भेजो, एक ही बात है। मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, हमेशा हम लोग अपने कॉम्पिटिटिव बंदे को भेजते हैं जो प्रांतीय काम संभाल ले। दूसरी बात, 143(2) की नोटिस की टाइम लिमिट है, इसके बाद 143(2) नहीं आता, और ये टाइम लिमिट बहुत कम है, विदिन 6 months फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। जिस ईयर में आपने रिटर्न भरा था उस ईयर के एंड से 6 महीने के अंदर आपके पास ये नोटिस आ सकती है। उधर सर, उधर। तीसरा, तो आपने नोटिस भर दी, आपके पास नोटिस आ गई। नोटिस के बाद क्या होना है? हियरिंग होना है, आपको जाना है, जवाब देना है। हो सकता है एडजमेंट हो जाए, फिर बुला ले, इसमें क्या हुआ। और इसके बाद फाइनल हियरिंग होगी। हो सकता है इंक्वायरी कर ले बोला आपके ऊपर, या आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसमें इंक्वायरी लग जाए। हो सकता है इंक्वायरी के बाद फाइनली एक हियरिंग दे दे। फाइनल हियरिंग देने के बाद एक असेसमेंट ऑर्डर पास हो जाए, और ये असेसमेंट ऑर्डर कब तक आ जाएगा? वही 24 months फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट। ठीक है, ये असेसमेंट ऑर्डर जो आएगा वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी असेसमेंट ऑर्डर आएगा। यानी ऐसा नहीं खाली इतना बोल दिया तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी हम लोग सब जोड़ लिया 3,80,000 हो रहा है। वो बताएगा 3,80,000 कैसे हो रहा है, मैंने क्या मिस्टेक की थी, आपको क्या नई इंफॉर्मेशन मिली, सब देगा। इंक्वायरी पे रिलाई करने के पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। सपोज उन्होंने इंक्वायरी कर ली, 25 सेंटर में और पूछ लिया, 25 फ्रेंचाइजी को मेरे पूछ लिया, सबसे खबर निकलवा ली और एक डेटा निकाल लिया।
उस डेटा पे रिलाई करने के पहले मेरे को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा कि मुंद्रा जी, हमने सुना आपका भुवनेश्वर वाला फ्रेंचाइजी आपको इतना रुपया दिया। हम बोला कौन बोला? बोला वही बोला। बोला देख लीजिए, नहीं दिया, पासबुक देख लीजिए। तो उन्होंने जो भी बोला उससे पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फाइनली असेसमेंट ऑर्डर आएगा। तो 2 टाइम लिमिट आपको ध्यान रखनी है, 6 मंथ्स एंड 24 मंथ्स, ठीक है। अच्छा, स्क्रूटनी करते समय डिपार्टमेंट कैसे बिहेव करेगा, ऑन पेपर बात कर रहे हैं, हाँ, कैसे बिहेव करेगा। सपोज एक एक्सपेंडिचर उनको इंफॉर्मेशन मिल गई और मैं उसमें काट रहा हूँ, तो हाउ शैल दे बिहेव? तो दे हैव सेड कि डिपार्टमेंट वाइल डूइंग द असेसमेंट शुड बिहेव लाइक अ क्वा जुडिशियल अथॉरिटी। जज की तरह बिहेव करिए, ऑफिसर की तरह बिहेव मत करिए। दे शुड टेक अ रैशनल डिसीजन रेदर देन बायस डिसीजन। ना हम तो लेगा, तुम अपील कर लेना, ऐसे नहीं करेंगे। ऐसा पेपर में बोला हुआ है। पहले इसका पंडा लिखते हैं, फिर अपने उसमें वो लिखेंगे जो एग्जाम में आएगा। अच्छा, एक छोटी सी बात बताओ, 143(2) की नोटिस आ गई, ठीक है। मतलब मैंने रिटर्न भर दिया, आज मैंने रिटर्न भर दिया 31 जुलाई 2016, एक्स ने रिटर्न भर दिया। 2 महीने के बाद उसके पास 143(2) की नोटिस आ गई। इसने अपना टैक्स लायबिलिटी बताया था 10 लाख, 143(2) की नोटिस आ गई। समझ में आ गया? बुलावा आया, ठीक है, तैयारी चल रही है हमारी भी। उधर ये नोटिस आई है सपोज 7/9/17 को, इधर फिर 31/12/17 को उधर जवाब दे रहे हैं, मिल रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। इधर 31/12/17 को उन्होंने 143(1) की इंटीमेशन जनरेट कर दी। 143(1) का इंटीमेशन आ गया कि तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी 10 नहीं 12 है। तो हम लोग तो बहुत खुश हुए, यार अच्छा हुआ 2 लाख में से लड़ गए। तो बताओ ये इंटीमेशन वैलिड है क्या? मैं डिपार्टमेंट के पास पहुंचा, मतलब सर ये मेरा असेसमेंट ऑर्डर आ गया क्या? तो बोला नहीं भाई, असेसमेंट ऑर्डर नहीं आया, ये इंटीमेशन आई है। तो मैंने बोला मेरा स्क्रूटनी अभी चल रहा है कि ख़त्म हो गया? बोला भाई स्क्रूटनी चल रहा है, ये तुम्हारा इंटीमेशन आया है, ये तो 143(1) है, जो स्क्रूटनी का ऑर्डर आएगा वो 143(3) में आएगा। अच्छा, तो सर अब ये 2 लाख देना है कि अभी मेरा स्क्रूटनी जो चल रहा है वही चल रहा है? देना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको पता है स्क्रूटनी की टाइम लिमिट क्या है? जिस ईयर में आपने रिटर्न भरा है उसके एंड से 1 साल, ठीक है। तो मैंने रिटर्न भरा है यहां से, तो मेरे पास स्क्रूटनी की नोटिस आ सकती है 31/19। सॉरी, स्क्रूटनी की नोटिस नहीं, इंटीमेशन आ सकती है 31/19। मेरे पास इंटीमेशन आ रही है 4/4/19 को। पहले नोटिस आई, अब उसके बाद इंटीमेशन आ रही है 4/4/19 को। इज दिस इंटीमेशन वैलिड? सारी बात क्लियर? ये सब आप क्लाइंट का जैसे एक फाइल आपके हाथ में आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा, ये डेली लाइफ में उनके साथ होता है, ठीक है। तो आंसर इज कि पहली बात, इंटीमेशन की टाइम लिमिट है 1 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। लेकिन यदि 143(2) की नोटिस आ गई है तब भी आपके पास इंटीमेशन आ सकती है, आएगी, और आने की उस समय टाइम लिमिट नहीं है। 143(2) की नोटिस आने के बाद इंटीमेशन आने की टाइम लिमिट नहीं है। फिर वो 144 जो 24 महीने की जो टाइम लिमिट है उसी के साथ वो भी है। क्लियर? सारी बातें एक एक कर लेते हैं अपने। इसमें जो लास्ट वाला ना, इंटीमेशन वर्सेज स्क्रूटनी, ये बहुत वाइटल है। पहले अपने दम पंडा लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, इफ द असेसिंग ऑफिसर विश टू इंश्योर हिमसेल्फ, if the assessing officer wish to ensure himself that tax has not been underpaid, if the assessing officer wish to ensure himself that tax has not been underpaid, then he can issue a notice क्या? फिर से बोलना,
the tax has not been underpaid, he can issue a notice under section 143(2) asking such information documents from SSE, to substantiate his return, comma, as he deems fit, to substantiate his return, comma, as he deems fit, comma, on such a day as specified in notice. On such a day as specified in the notice. As specified in notice. Stop, para change. Time limit for notice is 6 months from end of the financial year in which return is filed. Time limit for notice is 6 months from end of the financial year in which return is filed. 6 months from end of the financial year in which return is filed. Number 3. After hearing the evidence produced by SSE, and such other evidence as AO may require, he shall pass an assessment order. In writing, determining tax to be paid. Next. No notice under section 143(2) can be issued. No notice under section 143(2) can be issued no notice under section 143(2) can be issued if SSE has not filed the return. Next. Assessment must be completed within 2 years from end of assessment year. यानी अपना असेसमेंट ईयर चल रहा है 17-18, तो ये 31-3-20 तक फिनिश हो जाएगा. ठीक है. Assessment must be completed within 2 years from end of assessment year. Stop. However, same para. However, if reference to transfer pricing officer is made, if reference to TPO is made, TPO मतलब transfer pricing officer is made, then time limit shall be extended by 12 months, that is 3 years. Time limit shall be extended by 12 months, that is 3 years. ठीक. और मैंने क्या बताया? 142(1. पहले बताओ कितनी टाइम है मेरे पास, या तुम लोग सबकी नेक्स्ट क्लास है? नेक्स्ट क्लास है. पॉज लेते हैं. नेक्स्ट क्लास अपने इससे आगे चलेंगे. याद दिलाना, ट्रांस से काम शुरू होता 142(1) वर्सेज स्क्रूटनी.
आपने रिटर्न भरा था या नहीं भरा था, नहीं पता। आपका 143(1) हो गया था, या फिर आपका 144 हो गया था, या 143(3) हो गया था, या नहीं हुआ था, नहीं पता। मतलब हुआ या नहीं हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट आई मीन टू से। और उसके बाद डिपार्टमेंट के पास कोई पेपर आ गया, कोई रीज़न टू बिलीव आ गया, तो डिपार्टमेंट को लगा, रीज़न टू बिलीव नॉट लगा, डिपार्टमेंट के पास रीज़न टू बिलीव है कि आपका असेसमेंट अंडर असेसमेंट हुआ है, इनकम स्किप हो गई, छूट गई, टैक्स कम सो हुआ, लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ, तो डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस देगा, सिंपल सी नोटिस। नोटिस में बोलेगा भैया एक बार रिटर्न दोबारा भरो। अच्छा, ये नोटिस कौन देगा? एओ, असेसिंग ऑफिसर। किसी से पूछ लेना अपने दम पे। बस एक कंडीशन है कि असेसिंग ऑफिसर ये नोटिस देने के पहले अपना रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग। नोटिस देने के पहले रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग। अच्छा, वो रिकॉर्ड क्या देना पड़ेगा एसएससी को? ना। एसएससी को बताना पड़ेगा व्हाट रीजन टू बिलीव? ना। बिंदास 148 में एक नोटिस दे देगा, ठीक है। वन 148 में आपको एक नोटिस दे दी जाएगी कि आपने रिटर्न भरा है, और हमारे पास 147 में रीजन टू बिलीव है कि आपका इनकम स्किप हुआ है, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? जैसे डिपार्टमेंट की नोटिस आएगी, नोटिस का सेक्शन रहेगा 148, तो 148 में डिपार्टमेंट आपको नोटिस देगा। नोटिस आने के बाद आपको रिटर्न फिर से भरना है, भरा हुआ है तो भी भरिए, नहीं भरा हुआ है तो भरिए। वही थी वही इंफॉर्मेशन देनी है तो वही थी वही इंफॉर्मेशन लेके फिर से भर दीजिए, और यदि नई इंफॉर्मेशन देनी है तो नए से रिटर्न भर दीजिए। और आपको लगता है मेरा वही रिटर्न है सर, मैं क्यों दोबारा मेहनत करूं, तो फिर आप ये जवाब लिख दीजिए कि मेरा जो पहले वाला रिटर्न है वही 148 में दोबारा रिटर्न है, आई डोंट हैव एनी न्यू थिंग टू से। ठीक, बात क्लियर? इस तरीके से आपने नोटिस को जवाब दे दिया, आपका रिटर्न भरना हो गया। अब रिटर्न भरने के बाद डिपार्टमेंट वही प्रोसीजर करेगा जो 143(3) में या 144 में करता था। यदि आपने रिटर्न भर दिया तो 143(3) वाली प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी, और यदि आपने नया रिटर्न नहीं भरा या नोटिस को जवाब नहीं दिया तो 144 वाली प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, और ये सब करके आपका असेसमेंट कंप्लीट करेंगे हम लोग कितने दिन के अंदर? 1 साल के अंदर। 1 ईयर कहाँ से? 1 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस वॉज सर्व्ड। जब हमने आपको नोटिस दी थी उस ईयर के एंड से 1 साल के अंदर हम आपका असेसमेंट करेंगे। टीपीओ को मैटर रेफर्ड है तो टाइम लिमिट 1 साल से बढ़ जाएगी, और यदि एओ कमिश्नर से बात करके 6 महीने की टाइम लिमिट बढ़ा सकता है। ये क्या चीज थी? टाइम लिमिट थी, असेसमेंट की टाइम लिमिट। नोटिस की टाइम लिमिट क्या है? नोटिस की टाइम लिमिट है 4 ईयर्स फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। 4 ईयर्स फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। यदि 1 लाख से कम का स्टेटमेंट है तो, और 1 लाख से ज्यादा का स्टेटमेंट है तो नोटिस की टाइम लिमिट है 6 साल। तो आप समझ लें नोटिस की टाइम लिमिट क्या है? 6 साल। 1 लाख से कम के मामले में डिपार्टमेंट माथापच्ची नहीं करेगा। हर हाल में 1 साल से ज्यादा का ही वायलेशन है, इसलिए डिपार्टमेंट आपको 6 साल के अंदर ये शो क्लॉज नोटिस, 6 साल के अंदर 148 की नोटिस कभी भी दे सकता है। 6 years from 6 months from 6 years from which financial year? 6 years from end of assessment year। बात लिए फाइनेंशियल ईयर नहीं, असेसमेंट ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर बोला था वो मैंने असेसमेंट के लिए बोला था। 1 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस वॉज गिवन। सब क्लियर? अब यदि आपका फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी है या फॉरेन में कोई साइनिंग अथॉरिटी है तो उस केस में नोटिस की टाइम लिमिट 4 साल 6 साल नहीं 16 साल हो जाएगी। तो जिन जिन के पास स्विस बैंक में पैसा रखा हुआ है वो 16 साल तक चैन की नींद नहीं सो सकते, क्योंकि डिपार्टमेंट उनको 16 साल के अंदर कभी भी उठा लेगा कि भाई तेरा तो फॉरेन में प्रॉपर्टी है, तेरा तो फॉरेन में एसेट है, फॉरेन में साइनिंग अकाउंट है, हाँ तो हम तुम्हें 16 साल तक नोटिस कभी भी दे सकते हैं। ये बात क्लियर? अच्छा बताओ, एसएससी की कोई गलती नहीं है, उसको जो बताना था सब सही सही उसने बता दिया, डिपार्टमेंट ही नहीं समझा,
तो क्या डिपार्टमेंट 148 में फाइल खोल सकता है? डिपार्टमेंट ने मेरे से पेपर मान लिया, मैंने सारे पेपर दिखा दिए, उस पेपर में जो लिखा था सब क्लियरली लिखा था। अब डिपार्टमेंट बोलता है ना ना हम वो पेपर उस समय समझा नहीं, अब हम तुम्हारा फाइल वापस से ओपन करेगा। कर सकता है कि नहीं कर सकता? एंड आंसर इस कर सकता है, क्योंकि आप चीटर हो ये इसमें एलिगेशन नहीं है। इनकम हैज स्केप्ड असेसमेंट, ये इसमें एलिगेशन। लेकिन उस केस में 4 साल के बाद नहीं खुलेगा। पहली बात, मेरी कोई फॉल्ट नहीं है। दूसरी बात, मेरा 143(3) या 144 हो चुका है, यानी मेरा रेगुलर असेसमेंट हो चुका है। मेरी फॉल्ट भी नहीं है, मेरा रेगुलर असेसमेंट भी हो चुका है, तो 4 साल के बाद मेरी फाइल नहीं खुलेगी। उस केस में स्क्रूटनी की टाइम लिमिट रिड्यूस हो जाएगी 4 साल पे। मतलब 4 साल के अंदर डिपार्टमेंट नोटिस दे सकता है, उसके बाद नोटिस दे नहीं सकता। आप ये पूछ रहे हो कि वो चीज़ ऑपरेट कैसे होगी, कैसे 4 साल, कैसे 6 साल, मतलब कैसे प्रूफ होगा, कैसे ऑपरेट होगा। तो सपोज डिपार्टमेंट ने आपको 5 साल के बाद एक 5 साल के बाद 148 की नोटिस दे दी। तो जैसे ही डिपार्टमेंट ने 5 साल के बाद आपको 148 की नोटिस दी, तो आप पूछेंगे ये क्या हुआ, मेरा तो पहले स्क्रूटनी हुआ है, तो मेरे को नोटिस क्यों दिया? तो आप डिपार्टमेंट को बोलेंगे मेरा तो स्क्रूटनी हुआ है, मेरे को आपने नोटिस क्यों दिया? क्या मेरी तरफ से कुछ मैंने कम दिखाया है, या मैंने कोई टैक्स इवेड किया है? मेरी तरफ से टैक्स इवेशन है। डिपार्टमेंट बोलेगा हाँ तभी तो नोटिस दिया है, वो कोर्ट में रिट फाइल कर देगा, क्योंकि उसको तो तभी रीजन बताएगा नहीं। डिपार्टमेंट रीजन बताने के लिए लायबल भी नहीं है, वो कोर्ट में रिट फाइल कर देगा। कोर्ट में रिट फाइल करते ही मामला स्टे हो जाएगा, कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट के बंदे डिपार्टमेंट को बुलाएंगे कि आपके अगेंस्ट में रिट आई है, या आप उलपटान नोटिस दे के हरेस्ट करते हो। तो नोटिस जब आया है तो डिपार्टमेंट को कोर्ट को बताना पड़ेगा व्हाट इज द रीजन। फिर कोर्ट में वो जस्टिफाई करेगा कि उसके पास क्या रीजन थे, और जब उसका 143(3) हुआ है तो आपने उसको नोटिस दी कैसे 4 साल के बाद। यानी अब मामला कोर्ट में इंटरफियरेंस में चला जाएगा। तो डिपार्टमेंट जो भी चाहे नोटिस उलपटान दे दे, तो आप कोर्ट में रिट फाइल कर दीजिए। आप नोटिस द एजेंस में कमिश्नर अपील के पास नहीं जा सकते, क्योंकि कमिश्नर अपील के पास हम लोग असेसमेंट ऑर्डर के एजेंस में जाते हैं। जब आपको उलपटान नोटिस आती है तो कमिश्नर अपील के पास जाने का प्रोविजन ही नहीं है, तो फिर आपके पास एक ही उपाय बचता है, रिट फाइल करो कोर्ट में। बात क्लियर? अच्छा, मेरा 4 साल वाला फाइल अभी खुला, इस साल मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़ी, तो उस एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी पे, उस एक्स्ट्रा इनकम पे मेरे को टैक्स देना है। कौन सी रेट से? आज सी रेट से कि 4 साल पहले जो रेट थी? तो आंसर इज जिस साल की इनकम है उस साल की रेट से। ठीक है। अच्छा, ऐसा हो सकता है उन्होंने मेरे ऊपर इनकम स्टेटमेंट की नोटिस दे दी 148, और उसके बाद मालूम पड़ा मेरा तो स्टेटमेंट था ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है? तो आंसर वो तो हो ही सकता है। इसमें क्या हुआ, उनके पास रीजन टू बिलीव था, लेकिन वो ठीक है लास्ट में हुआ नहीं, कोई बात नहीं। तो उसके ऊपर डिपार्टमेंट के ऊपर कोई पेनल्टी लगे? हाँ, कुछ नहीं लगेगा। वो नोटिस दे दिए, वो अपनी प्रोसीडिंग्स कर लिए, आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ी तो बढ़ी, नहीं बढ़ी तो नहीं बढ़ी। ठीक है। अच्छा, डिपार्टमेंट ने मेरे ऊपर नोटिस दे दी कि आपका टैक्स लायबिलिटी बढ़ा हुआ है, इनकम अंडर स्टेप्ड है। तो बातचीत हुई, हमने नोटिस का जवाब दिया, बातचीत हुई, तो मुझे मालूम पड़ गया कि ये लो मेरा पीजीबीपी में एक मामला है जिसको उठाते मेरे को परेशान कर रहा है। ठीक है। तो मैंने उनको बोला सर जी ये जो आपने मामला उठाया वो 2 लाख का मामला है, सिर्फ 2 लाख का। मैं आपको बताऊं मेरा कैपिटल गेन में 2 लाख रुपया ज़्यादा दिखाया हुआ है। उस समय मेरे मिस्टेक रह गई थी, मैंने माथा पच्ची किया नहीं, 2 लाख का अमाउंट है कौन मदद मारी करे, तो मेरा 2 लाख का अमाउंट उस समय ज़्यादा दिखाया हुआ है। यदि आप यहाँ पे मेरी 2 लाख की इनकम बढ़ा भी देंगे तो वहाँ पे मेरा 2 लाख ऑलरेडी ज़्यादा दिखाया हुआ है। तो प्लीज़ आप इस मामले को आगे मत कीजिए। तो क्या डिपार्टमेंट इस नोटिस को, इस रिक्वेस्ट को कंसिडर करेगा? एंड आंसर इज कर सकता है, कर सकता है। यदि उनको लगे कि यस अल्टीमेटली सेट ऑफ करके कुछ आना जाना है नहीं, तो खत्म करेगा। ठीक है। अच्छा, डिपार्टमेंट ने मेरे को नोटिस दी, उन्हें लगा कि मेरा पीजीबीपी में कुछ गोलमाल है, ठीक है, लेकिन
इंक्वायर 148 की नोटिस दे दी। 148 की नोटिस आने के बाद जब मैंने वापस से रिटर्न भर दिया, तब अब वो लोग कैपिटल गेन में भी झांक रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी में भी झांक रहे हैं। तो मैंने बोला आपको तो पीसीबीपी में डाउट था, आप हर जगह क्यों मुंह मार रहे हैं? वाई यू सर्च इन एवरीथिंग? तो बताइए, एक बार फाइल रीओपन होने के बाद क्या वो लोग सब तरफ देख सकते हैं कि जहां पे रीजन टू बिलीव था सिर्फ वहीं देख सकते हैं? आंसर इज फाइल खुलने के बाद क्या होगा? वो तो कहीं पे भी जा सकता है। डॉक्टर पेड कार्ड दिया, उसके बाद जहाँ जाओ उसको जो जो मिले। एसएससी ने एक रिटर्न भरा और रिटर्न भरने से क्या हुआ कि उसके रिटर्न में कुछ मिस्टेक्स हो गई। तो एसएससी के रिटर्न में मिस्टेक्स है तो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ रिवाइज रिटर्न, राइट? क्वेश्चन आ रहा है कि यदि डिपार्टमेंट के असेसमेंट ऑर्डर में मिस्टेक्स है तो वो लोग क्या कर सकते हैं? जैसे आपके रिटर्न मिस्टेक से भरे जा सकते हैं, डिपार्टमेंट के असेसमेंट भी तो मिस्टेक्स में हो सकते हैं। तो यदि डिपार्टमेंट के असेसमेंट ऑर्डर में कोई प्राइमा फेसी मिस्टेक्स है तो डिपार्टमेंट इज हैविंग द पावर टू रेक्टिफाई। कौन से सेक्शन में? 154। जैसे रिवाइज रिटर्न में बोनाफाइड एरर रेक्टिफाई हो सकती है, यहाँ पे सिर्फ प्राइमा फेसी मिस्टेक्स रेक्टिफाई हो सकती है। यानी असेसिंग ऑफिसर आपका असेसमेंट करने गया, असेसमेंट में उसको कुछ मिस्टेक्स नजर आई तो वो उसको रिवाइज करेगा, रेक्टिफाई करेगा। लेकिन कौन सी एरर? ओनली प्राइमा फेसी एरर। ठीक है। व्हाट इज प्राइमा फेसी एरर? प्राइमा फेसी एरर मतलब जिसमें कोई डिबेट नहीं है, जो अनडिस्प्यूटेड है, जो 100% मिस्टेक्स है, जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, वही एरर को हम लोग बोलेंगे क्या? प्राइमा फेसी मिस्टेक्स। प्राइमा फेसी मिस्टेक्स के कारण यदि एसएससी की टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है तो फिर उसको रेक्टिफाई करने के पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। यानी ये रेक्टिफिकेशन से यदि एसएससी की टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है तो भले ही प्राइमा फेसी है, 4 + 3 = 6 लिखा हुआ था, हम लोग उसको 7 करने जा रहे हैं, टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। ठीक है। ये रेक्टिफिकेशन की टाइम लिमिट है 4 साल, 4 years फ्रॉम एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर इन विच द ऑर्डर वॉज पास्ड। समझो। टॉपिक क्या चल रहा है? रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स। सेक्शन क्या है? 154। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स 154। पहली बात, एसएससी का असेसमेंट ऑर्डर हो चुका है। असेसमेंट ऑर्डर में सपोज दिस इज प्रीवियस ईयर 16-17, रिटर्न भरा था 7/7/17, असेसमेंट हुआ था 31/1/19, असेसमेंट हो गया। अब असेसमेंट होने के 4 साल के अंदर, यानी जिस ईयर में असेसमेंट हुआ उसके एंड से 4 साल के अंदर यदि डिपार्टमेंट को कोई भी इस असेसमेंट ऑर्डर में प्राइमा फेसी मिस्टेक्स नजर आए तो वो उसको रेक्टिफाई कर देगा। ठीक है। क्या ये प्राइमा फेसी मिस्टेक्स डिपार्टमेंट को नजर आएगी या एसएससी भी बोल सकता है? तो आंसर इज एसएससी भी अप्लाई कर सकता है। यदि उसको लगे देख कि इसने 4 लाख + 3 लाख = 9 लाख लिखा है, या देखो इसने डेप्रिसिएशन उलपटान कैलकुलेट किया है, या देखो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कंसिडर ही नहीं किया, ऐसी कोई प्राइमा फेसी मिस्टेक्स नज़र आ जाए तो एसएससी भी अप्लाई कर सकता है फॉर रेक्टिफिकेशन। तो एसएससी के रेक्टिफिकेशन की टाइम लिमिट क्या है? यदि एसएससी अप्लाई करे तो एसएससी अप्लाई करे तब भी टाइम लिमिट वही है क्या? 4 years फ्रॉम एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर वॉज पास। तो यदि एसएससी लास्ट मोमेंट पे अप्लाई करेगा तो थोड़ा बहुत टाइम लिमिट बढ़ा के रेक्टिफाई कर देगा। उसके बारे में कुछ बोला हुआ नहीं है, बस एसएससी के लेट एप्लीकेशन में, मतलब इसके एंड में जाने के बाद एसएससी ने अप्लाई किया तो डिपार्टमेंट थोड़ा सा और टाइम लिमिट लेके इसको रेक्टिफाई कर देगा।